अल्सर। चलिए जी, आज बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर पे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं अल्सर पे और अल्सर की सारी डिटेल, सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब बात करेंगे स्पेसिफिकली गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है जी? इससे पहले गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में जाएं तो पिछली प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कुछ डिस्कस किया आपके साथ कि कुछ पेशेंट हिस्ट्री से भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर पेप्टिक अल्सर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उस चीज़ को समझने के लिए इस डायग्राम की तरफ देखें। इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और साथ में ओसोफेजियल अल्सर। हम बात करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर की और ड्यूडेनल अल्सर की। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल पेशेंट आता है आपके पास, तो पेशेंट आने के बाद हम उसकी हिस्ट्री लेंगे कि किस किस वक्त उसको पेन होती है। खाना खाते हुए, खाना खाने के बाद, या रात को सोते हुए, सोने के बाद या सोने से पहले। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसपे हम उसको हिस्टोरिकली जांचने की कोशिश करेंगे, डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। तो हिस्ट्री के साथ साथ देखेंगे जी कि इसमें को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल बात करते हैं पहले गैस्ट्रिक एसिड। तो अगर हम गैस्ट्रिक एसिड को देखें तो इसमें ये होता है कि ये गैस्ट्रिक एसिड लाइन नजर आ रही है आपको। इस गैस्ट्रिक एसिड के अंदर हम ये देखते हैं कि अगर पेशेंट ने खाना खा लिया, तो पेशेंट ने खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद उसको फौरन पेन स्टार्ट हो जाती है, या बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज हो जाए तो वॉमिट वगैरह। बाकी फर्दर जो डिस्कशन हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करूँगा आपके साथ। तो अगर तो खाना खाते दौरान पेन में इजाफा हो तो हम कहेंगे गैस्ट्रिक एसिड है। और अगर खाना खाते हैं वक्त पेन में कमी आए तो हम कहेंगे ड्यूडेनल अल्सर है। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? आपने पीछे पता होगा जी, जब खाना फूड आता है स्टमक के अंदर स्टोर होता है, फूड स्टोर होने के बाद क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो जाता है। और गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन के बाद उसका मेन कंपोनेंट एसिड है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो एसिड जाके गैस्ट्रिक अल्सर वाली जगह पे और ज़्यादा डैमेज करना शुरू कर देगा, तो उसकी वजह से पेन में इजाफा होगा। एक तो सिचुएशन ये है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर नहीं है, पेशेंट को ड्यूडेनल अल्सर है, तो उसमें ये होगा कि ड्यूडेनल अल्सर के चलते हैं, तो उसमें ये होगा कि हम ड्यूडेनल अल्सर के ये ड्यूडेनल अल्सर की बात करें। ड्यूडेनल अल्सर में ये होगा कि खाना खाने के वक्त उसको पेन में कमी आएगी, नॉर्मल पेन में। वो क्यों आएगी? क्योंकि इस जगह से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट रिलीज होते हैं। वो क्यों रिलीज होते हैं? इसको ज्यादा अल्कलाइन करने के लिए, फर्दर डाइजेशन में हेल्पफुल होने के लिए। तो उसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट को थोड़ी देर के लिए ड्यूडेनल अल्सर पे रिलीफ मिलेगा। तो ये परमानेंट तो नहीं होता, लेकिन यह कि टेम्परेरी होता है, डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो इसके बाद जी चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसको हम डायग्नोस, अब गैस्ट्रिक अल्सर पे बात करेंगे हम फिर सिर्फ। वो पीछे डिस्कशन की थी हमने, सेपरेट कैसे करेंगे इसको। तो एसेंशियल डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा जी? पेन होगी पेशेंट को, तो उसको डेमोस्ट्रेट कैसे करेंगे हम? एक्सरे के जरिए। एक्सरे के जरिए हम डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। फर्दर आगे उसके मोडालिटीज पे भी जा सकते हैं, इसके एडवांस स्टडी के लिए, फर्दर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस के लिए। तो इसके बाद एसिड प्रेजेंट होगा गैस्ट्रिक एनालिसिस में। अगर आप गैस्ट्रिक टेस्ट करवाएंगे, जो पीछे डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें ये कि हमें एसिड की वैल्यू ज़्यादा आएगी, उसके पीएच के साथ कंपेयर करेंगे हम। तो जनरल कंसिडरेशन में क्या होगा? जनरल कंसिडरेशन के अंदर क्या होगा कि ये बात याद रखिए कि जो गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट हैं वो ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू रिसर्च 40 से 60 साल की उम्र में देखा गया है। लेकिन जो ड्यूडेनल अल्सर है तो उस ज़रा कम एज में देखेंगे एज कम्पेयर टू गैस्ट्रिक अल्सर। उसके बाद ये देखा गया कि 95% जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ना, वो लोकेट करता है लेसर कर्वेचर के अंदर। 95% कहाँ पे लोकेट करता है? लेसर कर्वेचर के अंदर। और जो 60% जो विद इन द सेंटीमीटर्स ऑफ पाइलोरस, 60% कहाँ पे लोकेट करता है? पाइलोरस में। तो उसका साइज होता है 6 सेंटीमीटर। अच्छा जी, सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन की तरफ चलें तो क्लोजली रिजेम्बलेंस करता है ये ड्यूडेनल अल्सर के साथ, गैस्ट्रिक अल्सर। तो इसको एक्सरे के ऊपर या एंडोस्कोपी के जरिए हम फर्दर इसके डायग्नोसिस में कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो अल्सरेशन के अंदर ये भी हो सकता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर पड़ा हो,
बनाए या मैग्नेट अल्सर हो तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जनरल कंसिडरेशन के अंदर ये भी पॉइंट्स आएंगे। तो जनरल डिस्कवरिंग फॉर रिजल्ट जो आता है एडिनोकार्सिनोमा का, तो डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन ये है कि 50 से 75% जो चांसेस होते हैं गैस्ट्रोट्रैक्टमी के बाद क्योर होने के, 50 से 50 to 75% चांसेस होते हैं क्योर होने के गैस्ट्रेक्टमी प्रोसीजर के बाद। इसमें फर्दर आगे देखें जी, इसमें है कि गैस्ट्रिक अल्सर को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया, उसको कैटेगराइज किया उसकी सिचुएशन और उसके डिसऑर्डर की स्टेज पे। तो गैस्ट्रिक अल्सर सेपरेटली 3 टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है जी, टाइप 1 अल्सर में क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो वैरायटीज होती है ना आर फाउंड इन पेशेंट विद, उसमें क्या होता है कि 10 साल कम उम्र के जो मरीज देखे गए हैं डोनल अल्सर के, तो उसमें यह है कि क्लिनिकल रेडियोलॉजिकली हम एविडेंस इकट्ठा करते हैं उसको देखने के लिए, फर्दर डायग्नोस करने के लिए। तो यूजुअली लोकेट करता है ये जो बाउंड्रीज होती हैं बिटवीन पेरिटल सेल्स एंड पाइलोरिक म्यूकोसा के अंदर। इसका साइज 2 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन ये भी नोट किया गया कि 95% JLS कर्वेचर में यूजुअली नियर इंसुजरा एंगुलरिस के पास प्रेजेंट होता है। उसके बाद एंटेरियर गैस्ट्राइटिस के अंदर क्या देखें जी, यूनिवर्सली प्रेजेंट देखा गया है बिराइंग मोस्ट वे नियर द पाइलोरिस और ग्रेजुअली डिमिनिशिंग देखा गया, ये एसोसिएट करता है साथ H पाइलोरी हेलिकोबैक्टीरिया के साथ। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, beneath द म्यूकोसा लेयर और लेमिनर सरफेस के ऊपर। एपिथेलियम सेल से और गैस्ट्रिक अल्सर जो डिजीजेस होती हैं वो प्रॉब्लली उसका रिजल्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो स्पेशली H पाइलोरी बैक्टीरिया जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं उसकी वजह से। टाइप 2 में क्या होता है जी, टाइप 2 जो लोकेट करती है वो पाइलोरस के पास होता है, उसकी लोकेशन जो एसोसिएट करती है मोस्ट कॉमनली डोनल अल्सर के साथ। तो इसमें जो कैंसर के रिस्क का बड़े कम होते हैं, लेकिन ये है कि इसी जो सिक्रेशन होती है मेजरमेंट उसके अंदर वो रेंज जो एसोसिएट करती है डोनल अल्सर के साथ। तो उसके साथ साथ टाइप 3 के अंदर क्या देखते हैं जी, टाइप 3 के अंदर देखते हैं जो एंट्रम होता है ना, ये एंट्रम के पास प्रेजेंट होता है टाइप 3 जो अल्सर। अगर टाइप 3 अल्सर कोई एंट्रम के पास होगा तो वो टाइप 3 में आएगा। और ये देखा गया है कि नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी जो एजेंट्स हैं उसको यूज़ करने की वजह से ज़्यादातर होता है इसकी रीजंस। तो उसमें क्या करेंगे हम, इसको या तो इंफ्लेमेटरी एजेंट्स को कम करेंगे या बंद करवा देंगे, ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। उसके बाद जी नेक्स्ट पे देखें जी, क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स एंड साइंस की। तो सिम्टम्स एंड साइंस के अंदर क्या देखेंगे जी कि एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस है जो वेरिएबल फाइंडिंग के अंदर आएंगी, और साथ साथ ये भी देखा गया है कि खाना खाने के बाद तकरीबन 30 मिनट के बाद पेशेंट को वॉमिट आ जाती है, पेन स्टार्ट हो जाती है। तो गैस्ट्रिक अल्सर है तो खाना खाते वक्त पेन ज़्यादा होगी। तो एक टाइम जो अकॉर्डिंग टू रिसर्च देखा गया वो 30 मिनट्स है। साथ साथ पीएच मॉनिटरिंग करेंगे, पीएच मॉनिटरिंग में जो वैल्यू देखी गई है वो 6 पीएच से ज़्यादा देखी गई है। और 5% देखा गया कि मिलिग्नेंट जो होता है गैस्ट्रिक अल्सर जो एसोसिएट कर रहा है फाइंडिंग के साथ। उसके बाद जी गैस्ट्रोस्कोपी और बायोप्सी कर सकते हैं इसका फर्दर डायग्नोसिस के लिए या इसके प्रोसीजर्स के लिए। गैस्ट्रोस्कोपी जो परफॉर्म करते हैं तो अटैम्प्ट करने के लिए मिलिग्नर लेजेंस को, और साथ साथ रोल अप करने के लिए मार्जिन्स के जो अल्सर मार्जिन्स में प्रेजेंट होता है। तो एक्सरे के ज़रिए हम इसको डायग्नोसिस के अंदर इसकी फाइंडिंग ले सकते हैं। तो हमें क्या फ्लैट एजेस इसके नज़र आएंगे बिनाइन अल्सर के। उसके बाद इमेजिंग स्टडीज़ के ऊपर जाएँ तो इमेजिंग स्टडी के ऊपर हमें एक्सरे पे अगर देखा जाए तो यूजुअली जैसे कर्वेचर पे पाइलोरिक एरिया में, तो उसमें ये होगा कि जी एब्सेंस होंगे ट्यूमर मासेस। तो ये डिपेंड करेगा उसकी डिसऑर्डर की स्टेज पे। तो अल्सर मेलिग्नेंट के अंदर क्या होगा, तो उसके बाद 3 आगे टाइप्स है इसके अंदर फर्दर डिवीजन की हुई है। तो डीपेस्ट पेनिट्रेशन होगी अल्सर की, लेकिन यह है कि वो उसकी तमाम जो स्टमक लेयर है उसको डैमेज कर देगा तकरीबन। उसके एक्सपेक्टेड बाउंड्रीज उसके गैस्ट्रिक वॉल्स के तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद जी आगे बात। अच्छा जी, पीछे एक स्लाइड में हमने देखा था कि पीएच मॉनिटरिंग, इसमें ये होता है कि आपको पीछे मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि इसके अंदर होता है ये है कि एक फास्टिंग के अंदर या दूसरा हम स्टिमुलेटिंग पेंटाग्रास्टिंग के ज़रिए हम इसका चेक करते हैं।
तो उसमें यह है कि एसिड की वैल्यू चेक करते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी है और फास्टिंग में कितना है, तो उसको कोरिलेट करते हुए हम फर्दर डायग्नोसिस अच्छा दे सकते हैं। तो उसमें यह है कि फर्दर आप चलते हैं जो हम बात कर रहे थे नंबर 1। अच्छा जी, नंबर 2 के अंदर ये होगा कि आपको मेडिकल साइंस नजर आएंगे। मेडिकल साइंस क्या होते हैं? ये इसमें ये होता है कि कन्वेक्स टूवर्ड द ल्यूमन्स आपको मार्जिन्स नजर आएंगी। इन मार्जिन्स जो होंगी ना वो कन्वेक्स टूवर्ड द ल्यूमन्स नजर आएंगी, जो इंडिकेट करती हैं इसकी मिलिग्नेंसी अल्सर को। और अगर कनकेव टूवर्ड द ल्यूमिनेंस मार्जिन आएंगी तो वो होगा, अगर ये वो बिनाइन की तरफ हमें करेंगी गैस्ट्रिक अल्सर को। अगर लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि कन्वेक्स होंगी टूवर्ड द ल्यूमिनेंस मार्जिन्स, तो इसमें यूजुअली इंडिकेट करेगा मिलिग्नेंट अल्सरेटेड न्यूप्लाज्म की तरफ। तो उसके बाद ये देखें कैंसर ज़्यादातर देखा गया है और इसका जो साइज़ देखा गया वो 2 सेंटीमीटर देखा गया है, और जो को एग्जिस्टेंस उसकी देखी गई है वो डोनर डेफोमेटिस के साथ देखा गया है। जो डायग्नोसिस के अंदर ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर जो स्टमक अल्सर है वो बिनाइन देखा गया। तो उसके बाद ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसके अंदर ये बात करते हैं बाकी डिसऑर्डर्स से जिसके तकरीबन अगर मिलते जुलते किसी किस्म के कोई क्लिनिकल सिम्टम्स आए तो उसको डिफरेंशिएट भी करना है। तो करेक्टराइज जो सिम्टम्स हैं डिफरेंशिएट है वो लिखे हुए हैं। तो इसमें यह है कि पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे हाइटर हार्निया की वजह से, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस से, तो क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस से, इरिटेबल कॉलन सिंड्रोम से, अंडरफिशियल फंक्शन से, प्रॉब्लम जो डिस्टिंग्विश होते हैं पेप्टिक अल्सर की वजह से। तो इन सब से हमने डिफरेंशिएट करना है इसको डायग्नोसिस के अंदर। और इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? गैस्ट्रोस्कोपी बायोप्सी ऑफ अल्सर परफॉर्म करेंगे रूल आउट करने के लिए मेजर गैस्ट्रिक अल्सर को। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा जी? कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन और परफोरेशन देखी गई हैं ज़्यादातर गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर। तो ट्रीटमेंट की तरफ चले तो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट में हम देखेंगे जी कि गैस्ट्रिक अल्सर को और डुनर अल्सर को तकरीबन एक जैसे ही एक तरीके से ही हल किया जाता है इसका क्योर के प्रोसीजर को। तो रिपीटेड एंडोस्कोपी परफॉर्म करेंगे तो ये इसके अंदर ये होगा कि डॉक्यूमेंट करने के लिए इसको रिजल्ट चेक करने के लिए हीलिंग के, तो 4 to 16 वीक्स डिपेंड करता है इसका हीलिंग प्रोसीजर पे, जिसके मुताबिक हम इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे साथ साथ इसकी प्रोसीजर होने के बाद। तो डिजीज़ क्योर होते होते साथ ये भी देखेंगे कि हेलिकोपाइलोरस कोई इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक के ज़रिए, मेडिकेशन के ज़रिए, थेरेपी के ज़रिए हम इसको सेटल डाउन करवाएंगे एंटीबॉडीज़ ताकि प्रोड्यूस होती हैं और उसको साथ साथ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो भी रिमूव होता रहे। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर देखेंगे जी कि सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर ये है कि जो हमें सबसे पहले मोस्टली देखा गया है तो उसमें यह है कि डिस्टली हेमिकोगैस्ट्रोटमी जो देखी गई है, ये देखें जी। तो उसमें यह है कि डिस्टली हेमिको ये नज़र आ रहा है आपको। हेमिकोगैस्ट्रोटमी जो देखी गई ये ट्रीटमेंट मोर सर्जिकली देखा गया, बेहतर है, इफेक्टिव है। तो ये है कि ये हाई रिस्क जो पेशेंट होता है जिसकी वैकोटॉमी और पायरोप्लास्टी करनी हो तो उसके ऊपर ये देखा गया है। लेकिन ये कि साथ साथ ये भी देखा गया है कि तो इंटरेक्टिवली जो मेडिकल थेरेपी है जिसको हम H2 ब्लॉकर्स और H पॉली इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, तो इसमें यह भी देखा गया कि ओमिप्राजोल जो यूज़ करते हैं इसके ज़रिए भी ऐसी स्टेज आ जाती है कि सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ज़्यादातर सर्जरी जो ज़रूरत पड़ती है वो 3 पॉइंट्स, ब्लीडिंग और परफोरेशन और ऑब्स्ट्रक्शन, ये 3 पॉइंट्स की वजह से हमें सर्जरी की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ी है। तो इसमें यह है कि ये चीज़ें जो सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए देखी जाती हैं इनके ऊपर फोकस किया जाता है। तो फर्दर चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये एक टेबल है, टेबल के अंदर क्या जी रिलेटिव इंडेंस चेक की गई है कॉमन केसेस के अंदर जो अकॉर्डिंग टू रिसर्च पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं। पेप्टिक अल्सर 45%, ड्यूनर अल्सर 25%, गैस्ट्रिक अल्सर 20%, बाकी जो आगे फर्दर ओसोफेजियल वायरसिस और गैस्ट्राइटिस ये देखी गई हैं। तो जो मोस्ट अनकॉमन है वो 5% देखेंगे। उसके बाद ये पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द पेप्टिक अल्सर, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं लास्ट पे तो जिसको हम डिटेल में तो नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन
शॉर्ट सा ओवरव्यू लेंगे क्या होता है, क्या इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जी कि पायलोरिक इसमें होगा क्या जी, इसमें होगा कि साइकिल ऑफ इन्फ्लेमेशन होगी। अगर किसी किस्म का कोई अल्सर हो तो वो वॉल को डैमेज करते हुए उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। तो अगर उसको क्योर थेरापेटिकली क्योर करें या किस तरीके से, कुछ केसेस में ये देखा गया है कि वो पेप्टिक अल्सर ठीक हो जाएगा, फिर भी किसी पेशेंट को वो दोबारा हो जाता है, फिर ठीक। इस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की वजह से तो ऑब्स्ट्रक्शन जो गैस्ट्रोड्यूनल जंक्शन है ना, वहाँ पे किसी किस्म का एडीमा बन जाता है, मस्कुलर स्पैज्म देखी गई हैं, स्कैरिंग देखी गई हैं। तो उसकी वजह से ये वहाँ पे किसी किस्म की ब्लॉकेज आ जाएगी, तो उसकी पायलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। उसको कहेंगे पायलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। ज़्यादातर पेप्टिक अल्सर की ये देखा गया है पायलोरिक रीजन्स पे। तो उसके बाद चलता है जी जो है परफोरेटिक पेप्टिक अल्सर। तो इसमें यह है कि अगर बहुत ही लंबा अनट्रीटेड चल रहा हो कोई पेशेंट का अल्सर, तो और उस अल्सर को उसने अभी तक डील ना किया हो, तो अनट्रीटेड अल्सर जो है उसी वजह से वो बर्निंग शुरू हो जाएगी और वो क्या करेगी, डैमेज कर देगी मिकोजल वॉल। तो मिकोजल वॉल डैमेज करने की वजह से मिकोजल वॉल डैमेज करने की वजह से क्या होगा, तो वो अब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी जाके डैमेज करना शुरू कर देगी। तो स्टमक की लीकिंग की वजह से क्या होगा, अब्डोमिनल कैविटी में भी किसी किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो परफोरेशन जो कॉम्प्लिकेशन पेप्टिक अल्सर में देखा गया, उसमें मोस्ट कॉमन हैमरेज की वजह से फिर उसको सर्जरी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो हैमरेज की वजह से उसको सर्जरी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ ओवरलुक देखा गया सिर्फ 5% पेशेंट्स के अंदर। तो ये भी देखा गया कि 50% डेथ रेट है इसका। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए परफोरेटिव पेप्टिक अल्सर की वजह से। तो ये एक परफोरेटिव पेप्टिक अल्सर जो है जिसकी वजह से हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। तो उसके बाद जी स्ट्रेस गैस्ट्रोड्यूनल और स्ट्रेस अल्सर एक्यूट हैमरेज गैस्ट्राइटिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये इसमें जो एसोसिएट करते हैं 4 मेजर टालजी फैक्टर्स होते हैं, जिसमें शॉक, सेप्सिस, बर्न और सेंट्रल नर्वस ट्यूमर्स और ट्रॉमा, इनकी वजह से ये आ सकता है। इसमें क्या होगा, अगर स्ट्रेस अल्सर की तरफ देखें तो स्ट्रेस अल्सर में उस काजिज करेगा सॉर्स। तो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा, तो जो सॉर्स डैमेज कर देगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग को, और जिसकी वजह से पेन होगी पेशेंट को और बर्निंग महसूस होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिस्क करेगा इन्फेक्शन का, और साथ साथ डैमेज रेंजेस इसके माइनर इरिटेशन साथ साथ स्वेयर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। अगर एक्यूट अल्सर में चले जाए तो इसमें जो मेजर सर्जरी की तरफ चल जाना पड़ेगा हमें। तो उसकी वजह से मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो शॉक, सेप्सिस और बर्निंग है, कॉमन फीचर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं इसको पैथोजेनेटिक मैकेनिज्म के लिए। तो कैशिंग अल्सर क्या होता है जी, कैशिंग अल्सर के अंदर क्या होता है जी कि एक्यूट अल्सर होता है, एसोसिएट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। ट्यूमर्स हो सकते हैं, ट्रॉमा हो सकते हैं, इंजरीज की वजह से किसी किस्म की डैमेज होती है, क्योंकि ये सारे जो नर्व्स न्यूरॉन्स की तरफ से ऑर्डर आता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो जाएगी, जो सीरम गैस्ट्रिन है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगी, एसिड की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। तो मॉर्फोलॉजिकली अगर देखें तो सिमिलरली ऑर्डिनल गैस्ट्रोड्यूनल पेप्टिक अल्सर है या कैशिंग अल्सर आर मोर प्रोन टू परफोरेट देन अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस अल्सर। तो इसमें यह है कि ज़्यादातर इसमें देखा गया कि ज़्यादा डैमेजिंग होता है ये अगर इस तरह की स्टेज आ जाए। तो एक्यूट हेमरेज के अंदर चलते हैं जी। एक्यूट हेमरेज के अंदर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट काजेज है अपर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का। तो अप्रॉक्सीमेटली ऑन अगर फोर्थ ऑफ अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी वो एंडोस्कोपिकली हम 1/4 अगर अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो एंडोस्कोपिकली स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि ज़्यादातर पेशेंट ये मेडिकली कंट्रोल कर सकते हैं इसको, लेकिन इसकी सर्जरी रिक्वायर्ड होती है अगर अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस हो और साथ साथ हाई परफोरेशन हो पेशेंट की। पाइलोरोप्लास्टी वैगोटॉमी कर सकते हैं हम, जिसके ज़रिए इसको क्योर कर सकते हैं एक्यूट हैमरेज को। उसके बाद चलते हैं जी गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में देखा गया है कि मोस्ट केसेस के अंदर ये ज़्यादातर ये जो एच पॉली इन्फेक्शन होता है इसके अंदर एडवांसमेंट आई है।
तो इसके एडवांसमेंट के अंदर ये देखा गया 3.5 फोल्ड टू 18 फोल्ड इंक्रीज किया रिस्क डेवलपिंग कार्सिनोमा के अंदर। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये एंट्रम के लेवल पे प्रेजेंट होती है और कार्डियक के लेवल पे नहीं है एज कम्पेयर टू एंट्रम। तो रिस्क पॉपुलेशन एच पॉलरी एंटीबायोटिक्स के जरिए हम कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की, लेकिन ये है कि ज़्यादातर आपने बात याद रखनी है कि एच पॉलरी इन्फेक्शन में से गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की इंक्रीज हुई है पेशेंट्स के अंदर, डिसऑर्डर के अंदर लेवल इंक्रीज किया है। ये जो स्टडी की गई है 20,000 न्यू केसेस जो कार्सिनोमा के अंदर आए हैं स्टमक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उनके मुताबिक है कि 35 साल पहले ये एच पॉलरी इन्फेक्शन इतना डेंजरस नहीं था एज कम्पेयर टू प्रेजेंट टाइम। तो अल्सरेटिंग कार्सिनोमा 25% होता है इसकी रेंज, और ये कंसिस्ट करता है डीपली पेनिट्रेट कर जाता है ट्यूमर और एक्सटेंड करता है आल तमाम लेयर्स ऑफ स्टमक के अंदर, तो तमाम की तमाम लेयर्स को डैमेज कर जाता है। जिस इसके नज़र आएंगे कंट्रास्ट स्टडी का अगर देखें तो और उसके साथ साथ ओवर हैंगिंग एजेस नोटेड की जा सकते हैं बेनाइन अल्सर में। अच्छा, पॉलीपॉइड कार्सिनोमा 25% इसकी परसेंटेज है। तो ये लार्जली बल्कि इंट्राल्यूमिनल ग्रोथ देखी गई है, तो मेटलनाइज साइज और लेट इसके अंदर जो इसकी परसेंटेज है ये याद रखनी है। सुपरफिशियली स्प्रेडिंग जो कार्सिनोमा है वो 15% होता है। तो अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर देखा गया सुपरफिशियली जो स्प्रेडिंग कार्सिनोमा वो कन्फाइंड किया गया म्यूकोजा और सब म्यूकोजा लेयर के अंदर। तो मेटास्टेसिस आर प्रेजेंट इन 30% ऑफ केसेस, और इसके साथ मेटास्टेसिस प्रेजेंट होने के साथ साथ अगर हम गैस्ट्रोटमी के बाद ज़रा देखा गया है तो कुछ डीप इन्वेडिंग लेयंस या एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर। तो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग कार्सिनोमा 50% होता है, अनकॉमन होता है, और इसके बाद लिनेट प्लास्टिक लाइनेट्स प्लास्टिका 10% होता है। तो वैरायटी ऑफ स्प्रेडिंग ट्यूमर जो इन्वॉल्व करती है लेयर्स में, तो डेमोस प्लास्टिक रिएक्शंस जो करती है डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई है ये malignant सेल्स में, और स्टमक इसके अंदर लूज प्रोबेबिलिटी और क्योर इज रेयर बिकॉज ऑफ अर्ली स्प्रेडिंग। तो ये बड़ा जल्दी से स्प्रेड होने की वजह से इसकी ज़रा क्योर स्लो है। तो इसमें ये तो बहुत रेयर केसेस में आता है। तो एडवांस कार्सिनोमा के अंदर चलते हैं जी, ये क्या होता है, ये 35% देखा गया एडवांस कार्सिनोमा। तो 35% ये होता है एडवांस कार्सिनोमा। तो लार्जली जो कैटेगराइज किया गया है इसके अंदर के बिग ट्यूमर्स होते हैं, तो जो फाइंड किए जाते हैं आउटसाइड ऑफ द स्टमक, तो उसके लिए ज़्यादातर तो सर्जिकल प्रोसीजर्स ही बेहतर रहते हैं इंसिजन के ज़रिए। तो उसके साथ साथ ये देखा गया है कि गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा क्लासिफाइड की जाती है इसके अंदर डिग्रीज के अंदर, यानी कि डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसको। तो रेट ऑफ स्टैंडर्ड स्प्रेडिंग कोरिलेशन जो होती है इसकी वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसको। साथ साथ ट्यूमर जो होते हैं वो हिस्टोरिकली भी उसके इन्फ्लेमेशन सेल जो होते हैं रिएक्शन के देयर बॉडीज के अंदर वो भी इंडिकेट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है जी, इंटेस्टाइनल टाइप्स के अंदर भी देखा गया, डिफ्यूज टाइप के अंदर भी देखा गया। इंटेस्टाइनल टाइप्स के अंदर इसके जो प्रोग्नोसिस ट्यूमर्स होते हैं उसके साथ साथ ये डिफ्यूज टाइप में ये देखा गया है कि एसोसिएट कर रहा है सबस्टोटनल स्टोमल कंपोनेंट के साथ। तो गैस्ट्रिक पॉलिप्स क्या होता है जी, गैस्ट्रिक पॉलिप्स तो ये देखा गया कि सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ज़्यादा एल्डरली पेशेंट्स के अंदर ये देखा गया है गैस्ट्रिक पॉलिप्स। तो गैस्ट्रिक पॉलिप्स के अंदर ये है कि ये क्लासिफाइड कर सकते हैं इसको हिस्टोरिकली। तो उसमें हाइपरप्लास्टिक, एडिनोमेटस और इन्फ्लेमेटरी ये तीन चीज़ें आएंगी। साथ साथ इसकी जो गैस्ट्रिक कैंसर के साथ साथ ये पॉलिप्स की वजह से गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है। तो उसमें यह है कि ये याद रखिएगा कि ज़्यादातर ये एल्डरली पेशेंट्स में देखा गया है, सॉरी एल्डरली पेशेंट्स के अंदर।